वी आर स्टार्टिंग विद डिमांड फंक्शन. ओके, मतलब कि हाउ डिमांड फंक्शन वर्क्स सिंबॉलिकली. ओके, सिंबॉलिकली हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड. ठीक है, फिर और आज हम लोग है ना लॉ ऑफ डिमांड, ये यस हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, देयर आर टू डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. ओके, हम लोग आज यही देखेंगे. yes. बिल्कुल जल्दी से देख लेते हैं. व्हाट इज द डिमांड फंक्शन. ओके, हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली. डन. एक्चुअली है ना डिमांड फंक्शन अगर सिंबॉलिकली स्टडी करना है ना, लर्न कर लो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, दैट्स इट. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अगर लर्न कर लिए तो यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी सिंपली. ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा व्हाट इज द डिमांड फंक्शन. ओके, चलो देखते हैं. एज वी नो, a function is a symbolic statement of a relationship between dependent and independent variables. Okay, function मतलब क्या होता है? It is a symbolical representation of the two things that are dependent and independent. ठीक है, two variables बोल सकते हैं. ठीक है, two variables that are dependent and independent with each other. Okay, the demand function states that the relationship between demand for a product, ठीक है, it states the relationship between the demand for that product, that is quantity demanded for that product. ठीक है, the dependent variable. ठीक है, demand for a product that is dependent, demand is dependent on the independent factors or independent variables that are these all this. ठीक है, ये सारे independent factors. So simple words में अगर demand function में अगर summarize करूं तो it is a relationship between dependent and independent variables, whereas dependent variable is the demand, that is quantity demanded, and independent variables are as follows. Okay, so therefore symbolically a demand function may be expressed as follows. ठीक है, फटाफट नोटबुक निकाल के स्टार मार्क करो, डिमांड फंक्शन लिखो और ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन उसका लिख लो. ठीक है, चलो फटाफट लिखो, स्टार मार्क करो, डिमांड फंक्शन लिखो और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये वाला लिख लो. डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू नीचे दिया है, तुम लोग नीचे मत दो. फंक्शन ऑफ छोटा है. ठीक है, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. ठीक है, money income of the consumer. Okay, price of the substitutes, price of the complementary goods, tastes of the consumers, and advertisement expenditure made by the producer. Okay. सर yes पूछो. पिछले नोट्स भेज दो ना. yes, ये वाले चैप्टर के डिमांड फंक्शन के की कंज्यूमर बिहेवियर के. कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, कंज्यूमर बिहेवियर के नोट्स में भेज देता हूँ. ठीक है, एक्चुअली कैसा है ना कि जितने भी मेरा जो पूरा स्टडी मटेरियल था, जो मैं फाउंडेशन को पढ़ाता हूँ ना, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मैं नासिक में ऑफिस में छोड़ के आया हूँ. ठीक है, और ऑफिस में वहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नहीं है. प्रॉब्लम ये आ रहा है. सो मैं फिर से नोट्स बनाता हूँ. ठीक है, आई सर्कुलेट. थोड़ा सा है ना 1-2 दिन का वक्त लगेगा. ठीक है, थोड़ा वही मेरा काम चल रहा है, पूरा दिन भर में नोट्स में लगा रहता हूँ, आपके टेस्ट में लगा रहता हूँ. मैं ना नोट्स पे ज़्यादा फोकस करने से बेटर है ना, मैं ज़्यादा फोकस आपके एमसीक्यूज पे लगाता हूँ. ठीक है, कि मुझे कितने ज़्यादा एमसीक्यूज मिल सकेंगे. ओके, एक्चुअली वहाँ पे ऑफिस में बहुत ऐसा सीपीटी का है ना, इसका एस चंद का मेरे पास पूरा का पूरा एमसीक्यू का बुक पड़ा हुआ है वहाँ पे. ठीक है, बट वहाँ से मुझे कोई सेंड करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला कोई नहीं है.
क्योंकि ऑफिस पे कोई जा नहीं सकता एज द केसेस आर इंक्रीजिंग। ओके, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, बट डोंट वरी, कैसे ना कैसे करके एमसीक्यूज मैं ढूंढ रहा हूँ, काम चालू है मेरा। फर्स्ट लेक्चर के एमसीक्यूज जिसको चाहिए होंगे, ठीक है, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, जो चैप्टर 1 है, ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। किसी को चाहिए होंगे तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मैं एक्चुअली खुद होके भेजने ही वाला हूँ वो, ठीक है। मैंने पूरे वो टाइप करके भी रखे हुए हैं, खुद से भी एमसीक्यूज बनाए हुए हैं उसमें बहुत बहुत सारे, ठीक है। ऐसा पूरा मेरा चल रहा है, प्लानिंग पूरा अच्छे से है। तो आप फिलहाल सिर्फ कंसंट्रेट करो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी कहाँ तक आ रही है, ठीक है। आ रहा है समझ में? कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, यस सर। और एज यस सर। एज सून एज पॉसिबल मैं सबसे पहले नोट से भी पहले आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहा और उसके बाद अगर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, तो आप लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरा वेस्ट है, लिटरली। हाँ, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। आफ्टर स्टडीइंग यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस एमसीक्यूज। किसने खुद होकर, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही स्टूडेंट का खुद होकर मैसेज आया था कि सर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आप कब दे रहे हो, या फिर सर ऐसा कोई साइट बताओ जहाँ से हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक इनिशिएटिव। एमसीक्यूज देखो, जो जो सब्जेक्ट अगर एमसीक्यूज है ना, तो यू शुड प्रैक्टिस एज मच एज एमसीक्यूज यू कैन, ओके। क्योंकि एमसीक्यूज से ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू आर गेटिंग द पर्सपेक्टिव टू स्टडी द टॉपिक, ठीक है। क्योंकि टॉपिक का हम सिर्फ है ना कभी भी एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव कब मिलता है, व्हेन वी सॉल्व द एमसीक्यूज। आ रहा है समझ में? ठीक है। और हाँ, इतना ध्यान में रख लो कि डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा हार्ड एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज रॉन्ग तो आपका 1 मार्क्स आता है, सॉरी 1.5 मार्क्स आता है नेगेटिव में तो। ओके, सीएस वालों को टेंशन नहीं है, एक एमसीक्यूज रॉन्ग होने से तो सीए वालों को बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है। वैसे ही डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से क्या होता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से, जैसे कि सीएस सीईटी वालों को है, उनको सिर्फ 1 ही मार्क्स जाएगा, ठीक है। और सीएमए वालों का क्या है, उनका जितना ज्यादा थियरी अच्छा है, जितनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उतना उनको वो मार्क्स देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एमसीक्यूज में हमको टिक करना होता है भाई, ठीक है। सो बहुत क्रिटिकल पार्ट है एमसीक्यूज को सॉल्व करना, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ में, ठीक है। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग फर्स्ट एमसीक्यूज। यस, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी साइड बाय साइड तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा वो चल रहा है, अभी रीशेड्यूलिंग में चल रहा है। एक्चुअली मेरे भी बहुत सारे बैचेस होते हैं, 12th स्टैंडर्ड का बैच होता है, अभी 11th का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, यस, वी वर स्टडीइंग डिमांड फंक्शन, डन। यस, आई होप ये वाला डाउट क्लियर है अभी आप लोगों का, ठीक है, कि सर नोट्स कब देने वाले हो और एमसीक्यूज का क्या है स्टेटस, क्या है, ठीक है। डिमांड फंक्शन, यस, एकदम सिंपली समराइज्ड वे में, बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में बिल्कुल पढ़ना नहीं है, ठीक है। डिमांड फंक्शन मतलब क्या, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपल, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। मतलब क्या, जब उसको रिलेशनशिप को हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स। कि how to determine the demand of the commodity X will be dependent on the independent factors that are, I repeat, the quantity demanded of commodity X. बहुत अच्छे से सुनो, the quantity demanded of commodity X will be dependent on certain independent variables that are price of the commodity X, money income of the consumer, price of its substitutes, prices of its complementary goods, and tastes and preferences of the consumers, and advertisement expenditure borne by the producer that is shifted to consumer. ओके, आया समझ में यहाँ तक? मतलब इन शॉर्ट, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ठीक है, वही डिटरमाइन करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, इन सिंपल वर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। चलो, नाउ स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। यहाँ से आप लोगों को दो एमसीक्यूज मिनिमम पूछे जाते हैं, ठीक
ठीक है, 2 एमसीक्यूज मिनिमम, मिनिमम एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में 2 एमसीक्यूज है, और मैक्सिमम कम से कम 10 एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पे। आ रहा है समझ में? और बहुत ही प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भ्रम में मत रहो कि तुमको सीधा का सीधा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया तो हो गया, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। डन? चलो, मोस्ट ऑफ अस have an implicit understanding of the law of demand. The law of demand is one of the most important laws of economic theory. The law states the nature of relationship between the quantity demanded of a product and its price. Okay, no matter, obviously it's the relationship between the quantity demanded and the price of the product. Okay, according to the law of demand, other things remaining equal, that is ceteris paribus, if the price of a commodity falls. सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देख भाई, when the price of the commodity falls, quantity demanded will increase. If the price of the commodity rises, the quantity demanded will decline. Okay, यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे कौन है? प्राइस है। डोमिनेंट पोजीशन पे प्राइस है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आप लोगों को पहले क्वांटिटी डिमांडेड का नाम नहीं लेना है, पहले आपका प्राइस का नाम लेना है, ठीक है। मतलब आपको जो पर्सपेक्टिव या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, पहले पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना है? प्राइस का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। एज द प्राइस राइजेस, ठीक है, एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस नहीं है भाई, ये इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लो। ये आप हमेशा ध्यान में रखो कि व्हेन द प्राइस राइजेस, ऑन द फर्स्ट प्लेस द प्राइस कम्स। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद के, उन लोगों को ये डिफरेंशिएशन पता नहीं होता। तो आई रिपीट कि प्राइस ये क्या है? प्राइस इज ऑन द डोमिनेंट पोजीशन, मतलब जो प्रायोरिटी दी गई है वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? ये दिमाग में बैठा लो कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस द प्राइस डिक्रीजेस, एंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड डिटरमाइन होती है, क्वांटिटी डिमांडेड से प्राइस डिटरमाइन नहीं होती इन द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। ये बैठ गया, समझ में आ गया आप लोगों को? एक स्कोप या फिर एक पर्सपेक्टिव समझ में आया कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So in simple words, according to the law of demand, other things remaining equal, that is ceteris paribus, prices of the commodity, if the prices of commodities falls, the quantity demanded of that commodity will increase, and when the price of the commodity increases or rises, okay, price of the commodity rises, its quantity demanded will decline or decrease. Okay, और एक डिफरेंशिएशन मैंने पिछली बैच को बताया था कि देखो ये लॉ ऑफ डिमांड में ये वाला डिफरेंशिएशन बिल्कुल ध्यान में आता नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस है बहुत ही। अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोगों को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो उसका हमको स्पेसिफिकेशंस देखने पड़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की स्पेसिफिकेशन क्या है। एक स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिया कि पॉइंट ऑफ व्यू ये प्राइस है, डोमिनेंट पोजीशन पे ये प्राइस है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि देखो भाई प्राइस यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे प्राइस या तो फॉल हो रही है या तो प्राइसेस आर राइजिंग। आ रहा है समझ में? लॉ ऑफ डिमांड है तो पर्टिकुलरली कैसे स्टडी करना है कि प्राइस नेवर इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइसेस ऑलवेज राइज और फॉल, ठीक है। दोनों का मीनिंग अगर इन द रियल सेंस अगर देखा जाए तो सेंस उन दोनों का सेम है, लेकिन जो उसका स्पेसिफिकेशन है या फिर जो हम लोग उसको इन एग्जैक्ट सेंस बोलते हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग्स में हम लोगों को बोलना है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, ऐसा बिल्कुल लिखना नहीं है। मोस्ट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएमए स्टूडेंट्स। जब भी आप लोग लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, एज यू आर माय स्टूडेंट सो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू राइट। ओके, लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से, देखो ये हम लोग रट्टा मारने के लिए एक पीरियड में रट्टा मार सकते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस
द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ पे जो ये राइज बताया है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ पे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, उसका जो सेंस होगा वो इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड का। मेरा जो बोलने का मतलब था ते भावना पोहोचल्या का तुमच्यापर्यंत? तुम ठीक है, तुम तक मेरी Yes, sir. Yes, sir. मेरे इमोशंस पहुंच गए क्या Yes, मैं sir. क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम स्पेसिफिकली रखना है कि हम लोग हमारे पेपर में लिख क्या रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, ceteris paribus, that is the other things remaining constant assumed to be equal, okay, or constant are the prices of the related commodities, incomes of the consumer, taste and preferences of the consumer, and such other factors which influence the demand. If these factors which determine the demand also undergo a change, then the inverse price demand relationship may not hold good. For example, if the income of a consumer increases, then an increase in the price of the commodity may not result in decrease in the quantity demanded of it. Thus, the constancy of these other factors is an important assumption of the law of demand. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का मैं डाउट आज क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या था कि हम लोग एकदम बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, मतलब मैं 11th 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तब हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को ये इस तरीके से लिया हुआ था कि उसका जो स्पेसिफिकेशन था या तो उसका जो एग्जैक्ट सेंस था वो हम लोगों को पता ही नहीं था, पहली बात तो। ठीक है, हम लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन भी थे जो हम लोगों ने एज अ कंफ्यूजन ही रखे। ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन को दूर करने वाला कोई था नहीं, और अगर हम लोग पूछते भी तो दैट वुड बी रिगार्डेड एज अ सिली डाउट, ओके, इन क्लास। तो मैं आज आप लोगों के कंफ्यूजन बहुत सारे दूर करता हूँ। ठीक है, हम लोगों का कंफ्यूजन नंबर 1 ये था कि सर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोला है सर कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल बी डिक्रीजिंग। ओके, सॉरी, प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ओके, तो हमारा अजम्पशन ये था कि सर व्हाट अबाउट द इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर? अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियसली सर डिमांड भी तो बढ़ते जाएगा ना। तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को ये कैसे मान ले कि दिस इज अ कंप्लीट थियरी? ठीक है, तो इसके पीछे क्या है कि इनकम्स आर रिमेन टू बी कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर रिमेन टू बी कांस्टेंट, ओके, एंड अदर थिंग्स आर रिमेनिंग टू बी कांस्टेंट। आए समझ में? ठीक है, प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स आर टू बी रिमेनिंग द कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका जो स्पेसिफिकेशन है या जो एग्जैक्ट सेंस है वो ये कंफ्यूजन्स को दूर कर देता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द assumptions that we have। आ रहा है समझ में? ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है? ये था स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, अब डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, द लॉ डज द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस at which it is offered, in order that it may find purchases, or in other words, the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with the rise in prices। Okay, मतलब ये लोग अल्फ्रेड मार्शल सिंपली हमको क्या बता रहे हैं कि हम लोग अगर ज्यादा अमाउंट में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट टू बी सोल्ड मतलब क्या? यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज सोल्ड बहुत ज्यादा, ठीक है, इन ज्यादा क्वांटिटी, व्हेन द गुड्स इज सोल्ड in a greater quantities, then the price that is charged that should be smaller। okay, मतलब in simple words ये इसी को elaboration में explain कर रहे हैं कि as the हम लोग अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर डिमांड या फिर ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम लोगों को सेल करना होगा, if we are a seller, if we want to sell our goods and commodities in a greater quantity, then the prices of that commodities first should be reduced। देखो मैंने जो वो डोमिनेंट पोजीशन बताया ना वो यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे काम आ रहा है। देखो अगर आप लोगों को अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप लोगों का क्वांटिटी सेल करना होगा तो यू हैव टू डिक्रीज दी प्राइसेस, देयरफॉर इट इज सेड दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसका है ना थोड़ा सा एडवांस पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि व्हाट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, कि व्हाट इन एग्जैक्ट सेंस द लॉ ऑफ डिमांड इज। ओके, हमने यहाँ पे Yes, sir. हमने यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, ठीक है। एक तो स्टेटमेंट पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रायोरिटी पढ़ा, डोमिनेंट पोजीशन पढ़ा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड का। और फिर तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि एडवांस लेवल पे इलैबोरेशन क्या है उस लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। और हमने फोर्थ चीज पढ़ी कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एंड ड्यू टू अजम्पशंस मतलब रीजन क्या है, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, द रीजन इज द फॉलोइंग आर अजम्पशंस। अजम्पशंस की वजह से ही ये रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सिंपल, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ओके, डिमांड शेड्यूल दैट इज एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ओके। इसका फर्क क्या है, जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही क्वांटिटी के बारे में देखते हैं या फिर सिर्फ एक ही कमोडिटी के बारे में देखते हैं। व्हेन मार्केट डिमांड शेड्यूल देखते हैं तो हम लोग एक से ज्यादा कमोडिटी के बारे में देखते हैं, बस यही एक फर्क है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। द डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल which represents the different prices of goods and the corresponding quantity demanded per unit of time. देखो देखो अभी आप इमेजिन करो यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। मैं आप लोगों को एक सिचुएशन क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। सपोज एकदम अभी ना आप लोग समझ लो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके सामने एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। आपके सामने एमसीक्यू आया है ये वाला, ठीक है। डैश is a table which represents the different prices of goods and the corresponding quantity demanded per unit of time. अगर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होता, ठीक है, अगर ये वाला स्टेटमेंट आज नहीं पढ़ा होता तो आप लोग कंफ्यूजन में आते कि नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं जरूर कंफ्यूजन में आता कि सर है ना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया है डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, क्वांटिटी डिमांडेड एंड फोर्थ है प्राइस, ठीक है। डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। तो मैं एट यूर लेवल अगर मैं होता तो मैं बहुत ही कंफ्यूजन में आता, ठीक है। सो देखो इस तरीके से ये एमसीक्यूज को ड्राफ्ट किया जाता है। ऐसे के ऐसे लाइन डायरेक्टली वहां पे डाल देंगे, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। देखो ये पढ़ के देखो आप लोगों को वहां पे कुछ समझ में आ रहा है क्या कि डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा एकदम अधूरा अधूरा सा स्टेटमेंट लगता है और ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट है ना बहुत ही एडवांस लेवल का स्टेटमेंट है, करेक्ट, जो हम लोगों को नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या, फिर हमारा जो माइंड है वो किस सिचुएशन में या फिर क्या सोचने लग जाता है कि यार छोड़ो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, इसका अपन रोक रिस्क नहीं लेते। आ रहा है समझ में? सो हम लोग उसी एमसीक्यूज पे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। देखो ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक्चुअली ये मैंने खुद ने फेस किया हुआ है, दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि ये सच में होता है। जो हमारा जो रिस्पॉन्ड करने का जो क्राइटेरिया है ना एमसीक्यूज को, देखो क्या होता है कि जब है ना हम लोगों को ये एमसीक्यूज पहचाना लगता है ना तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस 90% तक होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन भाई अगर वो एमसीक्यू हम लोगों को अगर पहचाना हुआ नहीं लगा तो हम क्या लेते हैं, उसका 1% भी रिस्क नहीं लेते। हम लोग उसको प्रेफर करते कि उसको छोड़ दे, हालांकि उसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है। इमोशन समझ में आप लोगों को कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, कि हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एमसीक्यूज। ओके देखो ये भले ये ना थोड़ा सा कैसे एडवांस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। व्हेनेवर यू विल बी गोइंग हियर सीएस एग्जीक्यूटिव्स, सीएस एग्जीक्यूटिव में तो है 2-3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, टैक्स लॉज है, उसके बाद में ईबीसीएल है, ठीक है, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट भी एमसीक्यूज है। तो ये सिचुएशन या फिर ये ट्रिक है ना आप लोगों को बहुत काम आएगी। हाँ, आपको किस तरीके से आपका रिस्क कैलकुलेट करना है। ऑलवेज रेडी टू बी टेक्स, यू ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्क, लेकिन रिस्क कौन सी लेनी है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है भाई, अंधाधुंध नहीं चलना, ठीक है।
कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है हमेशा। सो समझ में आया हाउ वी रिस्पॉन्ड टू एमसीक्यूज? ठीक है, सो बिल्कुल भी डरना नहीं है। पहली बात तो है ना, हम लोग सबसे पहला जो पहला स्टेप होता है जहां पे ना स्टूडेंट्स फेल होते हैं, पता है क्या? वो क्या होता है? दैट यू आर अफ्रेड ऑफ द एमसीक्यूज। आप लोग डर जाते हैं, यू आर पैनिक ऑफ गिविंग एग्जाम्स। तो वो बिल्कुल हम लोगों को करना नहीं है। इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आ जाए हम लोग यहाँ पे स्कोर करने वाले हैं। नॉट ओनली पास, वी विल बी स्कोरिंग दिस सब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? ठीक है। Yes, sir. नाउ व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल? Yes, sir. डिमांड शेड्यूल, अ टेबल दैट रिप्रेजेंट्स, देखो अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से अगर इस एमसीक्यूज को देखा ना, तो है बहुत ही 5-6 एमसीक्यू। ठीक है, नीलेश सर ने अगर हम लोगों को पढ़ा है तो बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यूज है। हम लोग अगर इसको ट्राई देंगे एक बार, भले ही आप फिलहाल मत दो इसको, अगर आपके जो स्टेट ऑफ माइंड अगर इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का नहीं है तो इस एमसीक्यू को लास्ट में सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ट्राई, गिव इट अ ट्राई। ओके, टेक द रिस्क, हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड्स। ओके, सो यस, तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक ट्रिक है दैट अगर ये टेबल आ गया, ठीक है, अगर टेबल आ गया यहाँ पे, ठीक है, टेबल आया तो दैट इज रिलेटेड टू शेड्यूल। टेबल आया दैट इज रिलेटेड टू शेड्यूल। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जिस एमसीक्यू में टेबल आया उसका आंसर शेड्यूल में होगा। सिंपल। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे अगर सिर्फ गुड बोला है, ठीक है, वो वेरी गुड एक्सीलेंट वाला गुड नहीं है, गुड मतलब क्या, यहाँ पे कमोडिटी की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुड बोला है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, और अगर गुड्स की बात कर रही है दैट इज वन और मोर गुड्स, तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये मार्केट डिमांड शेड्यूल ये आ जाएगा वहां पे। आया समझ में ये एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करना है? देखो मैं ऐसा अज्यूम Yes, नहीं sir. करता, मैं ऐसा आपको बिल्कुल गारंटी नहीं देता कि यही वाला एमसीक्यू आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला काम नहीं है। मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि देखो अगर इस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं तो बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगा उस एमसीक्यूज को। डन, चलो, तो ये डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको ना आप लोग घर पे जाके बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये है सिचुएशंस। ठीक है, when the price of the commodity is 5, okay, quantity demanded is 10. ठीक है, being a rational consumer, obviously suppose अगर ऋषिकेश मार्केट में गया, जो चीज 5 रुपए मिल रही है, ठीक है, उस चीज को वो कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा? 10 क्वांटिटी में खरीदेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पेन। ठीक है, वो सेलोफाइन ग्रिप का पेन था हमारे जमाने में था, अभी तो सब लोग ट्राइमैक्स और बड़ी बड़ी पेन यूज करते हैं। ठीक है, आई स्टिल यूज दैट 2 रुपए वाला पेन फॉर माई एग्जाम्स, लिटरली। मैं खुद अब 2 रुपए वाली पेन यूज करता हूँ, या तो ब्लैक या फिर ब्लू, वो भी ब्लैक अभी अभी यूज करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में ऋषिकेश गया फिर से मार्केट में, उसी पेन की प्राइस 4 रुपीज हो गई, तो वो कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा? 15 क्वांटिटीज में। ठीक है, फिर से उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, सॉरी उसकी प्राइस अगर रिड्यूस हो गई तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा। ठीक है, और अगेन प्राइस रिड्यूस्ड, क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस रिड्यूस्ड, क्वांटिटी इंक्रीज। ऐसा ही अगर उल्टा जाए तो हम लोग, एज द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी decreases, that is called as an individual demand schedule, which shows that, ठीक है, so therefore the graphical representation of this demand schedule will be downward sloping of the demand curve, that is from left to right. ठीक है, इसका एक समरी फॉर्म में अगर हम लोग देखें कि the demand schedule is to be plotted on a demand curve या फिर is to be plotted on a on x axis and y axis, then demand curve will be sloping to downward from left to right. Okay, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आ रहा है समझ में? ठीक है, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, we now draw a smooth curve through these points. The curve is called as a demand curve for commodity X. It has a negative slope. ठीक है, it has a negative slope. ठीक है, अगर सपोज कोई भी कर्व अगर नीचे की तरफ से स्लोप करता है तो दैट इज अ नेगेटिव स्लोप। ओके,
The curve shows the quantity of X that a consumer would like to buy at each price. It's downward sloping, indicating that the quantity of X demanded increases as its price falls. Briefly put, more of the good will be purchased at lower prices. सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो यहाँ से दिस प्राइस पॉइंट पे हम लोग इतनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड increases. It keeps on increasing. So therefore on x-axis the quantity demanded is shown and y-axis the price of the commodity is shown. Simple, ज्यादा कुछ explanation जैसा नहीं था। Done? ठीक है। Yes. Market demand schedule. Market demand is defined the sum of individual demands for the product at a price per unit of a time. In other words, it is the total quantity of all consumer of a commodity was willing to buy per unit of time at a given price. All other things remaining constant, when we add up the various quantities demanded by the different consumers in the market, we can obtain the market demand schedule. How the summation is done is illustrated in table 2. Suppose there are only 3 individual buyers of the goods in the market, namely PQR. The table 2 shows the individual demand at various prices. ठीक है। In simple words, market demand consists of various individual demands. ठीक है। सॉरी, मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में एक गुड बोला था, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या, यहाँ पे कंज्यूमर एक ही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऋषिकेश इज द कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल में कौन होगा, ठीक है, देयर विल बी मोर देन वन कंज्यूमर। आया समझ में डिफरेंशिएशन क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, ठीक है। सॉरी, मैं वहां पे गुड्स की बात कर रही थी, लेकिन ये गुड्स की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, हियर आर डिफरेंट कंज्यूमर्स P, Q एंड R, ठीक है। टोटल मार्केट डिमांड की टोटल मार्केट डिमांड कितनी है एट प्राइस पॉइंट 5, ठीक है। सपोज P खरीद रहा है 10 यूनिट्स, Q खरीद रहा है 8 यूनिट्स और R खरीद रहा है 12 यूनिट्स, ठीक है। जब प्राइस कम होती है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड भी कम हो रही है। आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। देखो सॉरी, इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइसेस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड आर इंक्रीजिंग। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, ठीक है। सो व्हेन वेरियस कंज्यूमर्स आर शोन on a one demand curve, ठीक है। So when the various consumers are shown on the various one demand curve, this demand schedule is known as the market demand schedule, ठीक है। and this demand curve is known as the market demand curve. okay, तो जहां पे ज्यादा कंज्यूमर्स की बात की गई है, मोर देन वन कंज्यूमर की बात करी गई है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, यस। अब देखो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, इसको अपन कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म में। ये तो हम लोगों को पता है कि सर मार्केट इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपने बता दिया कि हाउ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ what do you mean by market demand schedule and what do you mean by market demand curve when there are more than one consumers, ठीक है, at the given prices at the given period of time या फिर at the given point of time when the consumer buy these goods, ठीक है, and this is plotted on a demand curve. Thus the demand curve is sloping downwards from left to right but it is steep, ठीक है। ये it is steep मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इससे अगर कंपेयर किया हम लोगों ने, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, दिस इज मोर रिस्पॉन्सिव, ओके, एंड इट इज स्टीपर, ठीक है। ये ज्यादा फ्लैट है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, आई एम मिसिंग आउट समथिंग, ठीक है। दिस इज मोर स्टीपर, स्टीपर का मतलब क्या कि इट इज मोर स्लोपिंग, ठीक है, इट इज मोर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स की है ज्यादा है कंपेयरिंग टू द मार्केट डिमांड शेड्यूल, ओके, इट इज फ्लैटर,
it is more flatter than individual demand curve. Done? ठीक है. Market demand curve, if we plot a market demand curve on a graph, we get a market demand curve. Figure 2 shows the market demand curve for commodity X. The market demand curve, like the individual demand curve, slope downwards to the right because it is nothing but the lateral summation of individual demand curve. Besides, as the price of the goods falls, it is very likely that the new buyers will enter the market, which will further raise the quantity demanded of the goods. इसका explanation हम लोग लेते हैं. ठीक है. अगर लॉकडाउन के बाद मैंने अनाउंसमेंट कर दी ग्रुप पे, ठीक है, मैंने ग्रुप पे अनाउंसमेंट ये की कि जो हेडफोन, ठीक है, जो ईयरफोन्स MG रोड पे 60 रुपीज या फिर 100 रुपीज के मिल रहे थे, आज वही ईयरफोन्स 10 रुपीज के मिल रहे हैं. ठीक है. जिसने MG रोड देखा भी नहीं होगा वो भी क्या करेगा, किसी और से पूछेगा कि भाई जल्दी बता मेरे को MG रोड कहाँ पे है, मेरे को जाके वो ईयरफोन्स लेने. आ रहा है समझ में? So this shows the market demand schedule. Okay, here is the entry of new consumers. When the price decreases, there is the entry of new consumers. आया समझ में? ठीक है. हम लोग बस यही पढ़ेंगे, ये 2 ही कंसेप्ट पढ़ेंगे. हम लोगों ने एक्चुअली 3 कंसेप्ट पढ़े, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. आया समझ में? ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर. No, sir. ठीक है. नो सर. यस. आज चलो मेजॉरिटी में सब लोग हैं. ठीक है. CS वाला आप लोगों को समझ में आया ना कि अपन कब एक्स्ट्रा मतलब अलग से कब लेक्चर लेने वाले हैं. ठीक है. और है ना, मुझे है ना प्लीज आप लोगों का एक इंडिविजुअल ओपिनियन चाहिए कि करंट अफेयर्स हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करें कि हम लोग फेस टू फेस क्लासेस में स्टार्ट करें. ठीक है. ओपिनियन